हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके जीडीपीआई के ये प्रोबेबल टॉपिक की, दैट इज़ ट्रेड वॉर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिक्स। तो हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ट्रेड वॉर्स क्या होती हैं, इसकी टूल किट क्या होती है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स क्या है, आज की डेट में कैसे चल रही हैं और जियोपॉलिटिक्स इसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो ये टॉपिक हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके जीडीपीआई के लिए क्यों रेलेवेंट है, पहले हम इस बात को देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करें कि 4 तरह के हमारे पास कंसर्न्स हैं कि शिपिंग चोक पॉइंट्स, शिपिंग मतलब कि जो हमारे गुड्स हैं, वर्ल्ड के अंदर जो भी आप कंज़्यूम करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स हैं या कि खाना है या कोई भी और कपड़े हैं, एपरल्स, आपके शूज़, कोई भी जो आइटम्स हैं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं और इसमें से काफ़ी कुछ ग्लोब के अंदर शिप रूट्स के थ्रू जाता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि सारी बातें आके रुक सकती हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड कुछ नैरो कॉरिडोर्स से होके जाता है। और ये किस तरह के कॉरिडोर्स हैं जो कि आजकल न्यूज़ में हैं। तो हम बात करें कि यहाँ पे आप देखिए, ये इंडिया है हमारा, है ना? ये हमारा इंडिया है और ये इधर से, ये रेड सी से होते हुए, ये रेड सी से होते हुए यहाँ पर है स्विस कैनाल, इस एरिया में है स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल से वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड, खासकर जो यूरोप को एशिया के साथ करना है या साउथ ईस्ट एशिया के साथ करना है या यूएस भी जाने वाला, अगर उसको यहाँ पे आना है तो या तो वो ये रूट ले सकता है, ये केप ऑफ हॉर्न के थ्रू, है ना? या फिर वो ये रूट ले सकता है। तो ये वाला रूट जो है ये काफ़ी बार छोटा पड़ता है ना? तो इस रूट से वर्ल्ड का एक लार्ज पार्ट ऑफ सप्लाई होके जाता है। और फ्रेजाइल कहने से हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पे बड़े सारे इश्यूज हैं। जैसे ये जो आप देखिए, इधर है इथोपिया और ये है सोमालिया, ये कंट्री सोमालिया है, ये कंट्री इथोपिया है। अब सोमालिया जो है वो काफ़ी फेल्ड स्टेट के आसपास के टाइप की स्टेट है, मतलब यहाँ पे लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे सी पायरेट्स हैं। तो सी पायरेट्स क्या करते हैं, वो जो यहाँ से शिप्स आ रही होती हैं, वो बेशक सिंगापुर के बिजी लेन से आ रही हो, यहाँ से कहीं से भी ट्रेड आ रहा है, वो यहाँ पे अटैक करती रहती हैं, पायरेसी अटैक्स। और उस वजह से जो रेड सी से होके जाने वाला, इस नैरो कॉरिडोर से होके जाने वाला यहाँ पे ट्रेड है, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। तकरीबन 40% वो रिड्यूस हो गया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ ये जो पायरेसी अटैक्स। तो ये एक फ्रेजाइल पॉइंट है। फिर आप देखिए कि यहाँ से भी ट्रेड जाता है। ये जो इधर से ट्रेड जाने वाला है, यहाँ से देखो ऑयल की ट्रेडिंग बहुत जा रही है। ये सारा जो गल्फ पेनिनसुला है, ये गल्फ पेनिनसुला है जो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इधर कुवैत, है ना? यहाँ पे ओमान, यमन हो गया, यहाँ पे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इस एरिया के अंदर। तो यहाँ से जो ऑयल, क्योंकि एक ऑयल का मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट है, यहाँ से होके जाता है और निकलता है। और ये जो है, ये यहाँ पे पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, इसके ऊपर ईरान का काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि देखिए ईरान जो है ये यहाँ पर है और पूरा यहाँ पे ईरान की फोर्सेस को डिप्लॉय होने के लिए काफ़ी स्ट्रैटेजिकली एडवांटेजियस पोजीशन है। तो वो बड़े आसानी से इसको कंट्रोल कर सकता है। और जैसे यूएस, ईरान या इसराइल और ईरान टेंशन्स बढ़ती हैं, तो ईरान ये थ्रेटन कर देता है काफ़ी बार कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रोक देंगे तो यहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। ऑलरेडी जो यूक्रेन में चलती हुई वॉर है ना, उसकी वजह से ऑयल, ग्लोबल ऑयल सप्लाईज अफेक्टेड हैं पहले से ही और ग्लोबल सप्लाई चेन्स अफेक्टेड हैं। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर टेंशन्स, मतलब एक चोक पॉइंट है। काफ़ी सारा वर्ल्ड का ट्रेड, जैसे ऑयल का एक मेजर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके जा रहा है और ये स्विस कैनाल से, फिर यहाँ पर पनामा कैनाल के अंदर आप देखिए कि ऑलरेडी जो ट्रंप ने धमकी दी हुई है कि हम पनामा कैनाल को टेक ओवर कर लेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि भाई हम ये तो हमको दे दो। तो इस तरह के जो चोक पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी फ्रेजाइल हैं और अगर कुछ लिमिटेड से पॉइंट्स इम्पैक्ट होते हैं तो पूरा ग्लोबल ट्रेड का लार्ज वॉल्यूम इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक तो ये कंसर्न है, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। सेकंड, फिर हमारे पास है एक कंसर्न कि क्लाइमेट
इज बिकमिंग ट्रेड पॉलिसी। क्लाइमेट चेंज हम जानते हैं कि हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अब क्लाइमेट चेंज को एक ट्रेड पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है काफ़ी सारी जगह, खासकर कि यूरोपियन यूनियन के अंदर। यूरोपियन यूनियन अपना एक CBAM करके पॉलिसी लेके आया है, और वो जो है इफेक्ट में आई है 1 जनवरी 2026 से। दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको CBAM बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, और ये 1 जनवरी 2026 से ही इम्प्लीमेंटेशन में आई है, इनफोर्स आई है। और इसमें यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, EU ये कह रहा है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट बनाने के अंदर, फर्ज कीजिए आपने कार बनाई, और जैसे ये जो इम्पैक्ट है इसका 1 जनवरी से चाइनीज गुड्स के ऊपर जो EU के अंदर आ रहे हैं, मतलब चाइना बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और EU यूरोपियन यूनियन उसको इंपोर्ट कर रहा है, उसको खरीद रहा है। तो अगर ये कार बनाने के अंदर आपकी कोई भी इमिशंस हुए, कार्बन इमिशंस हुए, मतलब कि आपने इसमें स्टील यूज किया होगा, आपने वेरियस मेटल्स यूज किए होंगे, आपने इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जो कुछ भी प्रोसेस लगा उसमें एनर्जी लगी होगी, तो उसमें कार्बन इमिशंस हुए होंगे। तो ये कार्बन इमिशंस के लिए जब आपका EU बॉर्डर के ऊपर, जब यहाँ से आपका चाइना से कोई यूरोपियन यूनियन के अंदर, इसको पेन के कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे पेन का कलर हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो अगर आपका चाइना से यूरोपियन यूनियन के अंदर, है ना, यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट एंटर कर रहा है, तो उसको यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के बॉर्डर पर एक अमाउंट ऑफ मनी पे करना होगा, विच वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कितना कार्बन इमिशन हुआ है इन प्रोड्यूसिंग दोज कार्स। ले जैसे अगर कार मैन्युफैक्चरिंग है जिसके ऊपर ये लग रहा है, तो और दिस वुड बी इन कंपैरिजन टू कि अगर ये ही कार बनाई गई होती यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर उनको कार बनाने के लिए कितनी कार्बन टैक्सेस पे करने पड़ते यूरोपियन कार कंपनीज को। वहां पर एक ETS करके उनका मैकेनिज्म चलता है, जो कि इमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम मैकेनिज्म है, इमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो कि अगर किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यूरोपियन यूनियन के अंदर कार बनाई, तो उसको कितना पैसा देना पड़ा कार्बन इमिशंस के लिए, उससे कंपैरिजन में ले जैसे चाइना जैसी कंट्री के अंदर ऐसे नॉर्म्स, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर कितने कार्बन इमिशन हुए उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो जब चाइना से बनकर अगर EU में कार आती है, तो क्या होता है, वो काफी बार सस्ती होती है, क्योंकि उनको वो जो कार्बन ऑफसेट करने के लिए कोई सर्टिफिकेट्स नहीं खरीदने पड़े, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, तो ये कार सस्ती होगी। तो काफी बार कार कंपनीज क्या करेंगी कि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह वो जाकर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगी, और चाइना से कार इंपोर्ट करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना में सस्ती पड़ेगी। तो यूरोपियन यूनियन चाह रहा है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कि आउटसोर्स हो जा रही है चाइना जैसी कंट्रीज को, वो ना हो और हमारे ही यहां मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये एक इन्होंने एक इंटेलिजेंट टूल बनाया, एक तरह का एक ब्लॉकेड करने के लिए या ट्रेड वॉर करने के लिए या ऑफसेट करने के लिए, ये जो अपने आउटसोर्सिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, इन्होंने एक CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बना दिया कि अगर आप किसी बाहर की कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हो और कार्बन इमिशन हुई और यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट किया, तो बॉर्डर पर आपको वो कार्बन इमिशंस को ऑफसेट करने के लिए हमारे कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदते हुए पैसे देने पड़ेंगे, और बेसिकली फिर आपकी कार उतनी महंगी हो जाएगी। तो फिर इस वजह से यूरोपियन यूनियन की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो प्रेफर नहीं करेंगी उतना बाहर कार मैन्युफैक्चरिंग करना। तो सिर्फ ये कार के ऊपर लागू नहीं होता, ये बड़ी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू होता है। पर हम देख रहे हैं कि अब क्लाइमेट चेंज को भी एक तरह का ट्रेड बैरियर बनाया जा रहा है, और
ये न्यूज़ में काफ़ी है और ये अभी 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। फिर अब मेजर ब्लॉक्स आर ओपनली यूजिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर फॉर व्हाट फॉर प्लेसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो आज की डेट में हम देखें इसका जो कंटेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके हमारे पास एक बॉडी है जो कि ग्लोबल ट्रेड को, उसके रूल्स को रेगुलेट करती है। लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पीछे रिसेंट टाइम्स में काफ़ी देर से काफ़ी वीक होती गई, क्योंकि जो पॉइंट्स थे रेजोल्यूशन के, मतलब जो इन पे सबने एग्री करना था और साइन अप करना था, वो हुआ नहीं। मेजर डिस्प्यूट्स इसमें रिजॉल्व नहीं हुए, एग्रीमेंट्स हुए नहीं। और हुआ क्या कि ग्लोब के अंदर ब्लॉक्स बन गए कि सबने अपनी अपनी ट्रीटीज कर ली, कि यूरोपियन मतलब कि यूएसए ने ये अपना ट्रेड ट्रीटीज अलग से कर रखी हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ अलग की हुई है, लैटिन अमेरिकन अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग ट्रीटी है, मैक्सिको के साथ एक अलग प्रेफरेंशियल ट्रीटी है, और फिर ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी, ट्रांस पैसिफिक ट्रीटी, ऐसे करके। तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अपनी ही जो हैं ब्लॉक्स बना के बैठे हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। यहाँ पर फिर मर्कोसूर हो गया या एब्सा हो गया, तो यहाँ पर नाफ्टा हो गया, जीसीसी इस एरिया में जीसीसी हो गया, मतलब गल्फ जो काउंसिल है वो हो गया। सिमिलरली हमारे पास इस एरिया के अंदर एशियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, और फिर एशियन प्लस है, तो वो इस एरिया में साउथ ईस्ट एशिया में काम करता है। ये सिर्फ कुछ ही मतलब ब्लॉक्स हैं। फिर ब्रिक्स है, BRICS, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और फिर ब्रिक्स प्लस हैं जिसमें और कंट्रीज ऐड हो गई हैं। तो ऐसे करके बड़े सारे अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिसमें कि ट्रेडिंग का काम भी होता है। तो अब ये ब्लॉक्स अपना ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि पहले तो कौन किसके साथ ट्रेड करेगा और फिर किस कंट्री पे क्या रूल्स अप्लाई होंगे ट्रेडिंग के टाइम पर। तो जो ग्लोबल एक वन सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, वो नहीं हो रहे। अब आज की डेट में कोई ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर से ट्रेडिंग नहीं हो रही, सब अपने अपने ब्लॉक्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये ब्लॉक्स किसको क्या प्रेफरेंस देते हैं, ये इनके जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो आगे अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे फर्ज कीजिए चाइना का जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग है वो वियतनाम के साथ, है ना, म्यांमार के साथ, ये थाईलैंड के साथ, इनके कैम्बोडिया के साथ इनके पास प्रेफरेंशियल ट्रीटीज हैं। तो वो कहते हैं कि अगर चाइना और वियतनाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज हैं, मतलब टैक्सेस हैं, वो काफ़ी कम पड़ते हैं। लेकिन अगर वही चाइना और इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्सेशन काफ़ी हाई है। तो ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है कि अगर कहीं भी एक्सपोर्ट होगा तो एक ही सर्टन टैक्स लगेगा, या इंपोर्ट होगा तो एक ही सर्टन टैक्स लगेगा। अब ये कौन से आप ब्लॉक का पार्ट हो, आपकी जियोपॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या है, इस तरह की चीज़ों से टैक्सेस डिटरमिन हो रहे हैं। तो आज की डेट में ये एक हाइटन्ड, जैसे हमारे सिक्योरिटी टेंशंस हाइटन्ड हो जाती हैं, अगर कोई बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो गए तो फिर अपनी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी यूज करने लगते हैं। अब फिर इसके बाद यूएस और चाइना का जो ट्रेड फ्रिक्शन है, जो कि हमने देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने जो ट्रेड है उसको वेपनाइज कर दिया। ट्रेड को उन्होंने बोला कि हम तो आपके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, सभी कंट्रीज पे लगा देंगे, इंडिया पे भी देखो उन्होंने टैरिफ लगाए हुए हैं। तो अब वो टैरिफ्स आर हियर टू स्टे। ज़्यादातर कंट्रीज अब क्या है उसके साथ सिर्फ एकोमोडेट कर रही हैं कि ओके हमारे ऊपर आप कम टैरिफ कर दो, लेकिन ये एक न्यू वर्ल्ड रियलिटी विच इज़ हियर टू स्टे। और माइट इज़ राइट, मतलब कि जो पावरफुल है वो अपने रूल्स डिक्टेट कर रहा है, इस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। आप इस तरह से भी देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कि यूएस पहले अपने आप को एक ग्लोबल पावर के फॉर्म में एसर्ट करता था,
लेकिन अब यूएस जो है वो अपनी सिचुएशन चेंज कर रहा है। अब यूएस कह रहा है कि यार ऐसा है कि साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कहानी है ना, उसको हम उतना क्लोजली नहीं देख रहे। साउथ ईस्ट एशिया से वो बैक ट्रैक कर रहा है, और यहाँ पर जो वेस्ट एशिया का जो कंसर्न है, वो उसने वेस्ट एशिया तो उसने इसराइल को दे दिया कि यार इसराइल भाई, तुम देखो क्या करना है, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा, मैं तुमको बस बैकअप कर रहा हूँ, तुम डिसाइड करो ईरान की तरफ क्या करना है ना, पैलेस्टीन में क्या करना है, इन कंट्रीज के साथ क्या, तुम देखो। मैं ये एक तरह से यूएस जो है एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट के नाम पे आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी कर रहा है, और अपना फोकस वो लैटिन अमेरिका पे वापस लेकर आ रहा है कि मैं रीजनल डोमिनेंस करूं, ये ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर लूं, या लैटिन अमेरिका में कंट्री जैसे वेनेजुएला में, हम जानते हैं अभी आजकल क्या हो रहा है, जिसके हम एक अलग टॉपिक के अंदर वीडियो के अंदर और डिटेल बात करने वाले हैं। तो कि भाई मैं अपना एक रीजनल इन्फ्लुएंस असर्ट करूं, और जो वो बाकी एरियाज में यूरोपियन यूनियन को अबैंडन कर दिया, भाई तुम अपनी सिक्योरिटी खुद देखो, रशिया के साथ अपने एक्सपेंसेस खुद देखो, नाटो को वीक कर दिया कि भाई हम तो क्या करेंगे, और बाकी एरिया से विड्रॉ करते हुए अपने आप को रीजनल इन्फ्लुएंस वॉर के अंदर असर्ट कर रहा है। तो जैसे अलग अलग कंट्रीज की जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, चाइना साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन के अंदर भी आके अपना डोमिनेंस असर्ट कर रहा है कि भाई साहब मुझे यहां भी असर्ट करना है, मुझे जाके यूएस के बैकयार्ड लैटिन अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लुएंस करना है। तो जैसे जो कंट्रीज की जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं, उसके हिसाब से वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर रहे हैं, और ट्रेड वॉर इन कंसर्न्स से ड्राइव हो रही है। तो ये सारा एक ग्लोबल कंटेक्स्ट है। इसके अलावा ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगा रखे हैं और पेनल्टीज लगा रखी हैं रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, उसके नाम पर, वो भी हमारा एक कंटेक्स्ट है कि किस तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल है, और कुछ भी रैंडम पॉलिसीज को इम्पोज किया जा रहा है। तो ये सब कंटेक्स्ट है हमारा कि क्यों हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉर्स की, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की, जियोपॉलिटिक्स की, आज की डेट में क्या हो रहा है और किस तरह से चल रहा है। तो इन सब का हम एक एक अब बेसिक फंडामेंटल देखते हैं कि हो क्या रहा है, ट्रेड वॉर क्या होती है। तो ट्रेड वॉर के फंडामेंटल्स को हम थोड़ा सा समझते हैं इस एंगल से। अब पहले बात करते हैं कि ट्रेड वॉर क्या होती है। ट्रेड वॉर से हमारा मतलब है कहने का कि कंट्रीज जो है एक एमिकेबल तरीके से, म्यूचुअल एग्रीबल तरीके से एक दूसरे के ऊपर यूनिफॉर्म रूल्स नहीं लगा रहे कि ठीक है भाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई यूनिफॉर्म आपके ऊपर टैक्स लगेगा। कहने का मतलब कि 30% या 20% इम्पोर्ट ड्यूटी है सभी कंट्री से, कोई भी कंट्री से। लेट जैसे हम फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो सबके ऊपर ये ड्यूटी, और इसका एक कॉमन यूनिफॉर्म लॉजिक है ना, ये लॉजिक ड्रिवन है, और यूनिफॉर्म लॉजिक हमने सब पे लगाया हुआ है, और एक्सपोर्ट और ये हमने नेगोशिएट करके सबके साथ एक ग्लोबल ऑर्डर एस्टैब्लिश किया हुआ है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म लॉजिक से। इस तरह नहीं है। आज की डेट में हम ट्रेड वॉर कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को वेपनाइज कर रहे हैं, और ट्रेड वॉर इज नॉट अबाउट ट्रेड एनीमोर। व्हाट इज दिस अबाउट? अगर ये ट्रेड वॉर ट्रेड के बारे में नहीं है तो किस चीज के बारे में है? ये है सबसे पहले टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में। कि जैसे हम देखते हैं फ्यूचरिस्टिक जो स्ट्रैटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जनरल पर्पस यूज की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर कोई कंट्री एआई को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करके अपनी आर्म्ड फोर्सेस में अडॉप्ट कर लेता है तो वो क्लियर एडवांटेज ले जाएगा डिफेंस के अंदर भी और एग्रेशन के अंदर भी। तो अब किसके पास इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, उसको लेकर हमारे पास ट्रेड वॉर हो रही है। जैसे कि यूएस ने जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के एक्सपोर्ट पे, मतलब कि एसेंशियली एआई चिप्स के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखे हैं कि चाइना को एक्सपोर्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसने बोल दिया इनवीडिया जैसी कंपनीज को, इनवीडिया जो है आप जानते होंगे शायद कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट जो एआई चिप डिजाइनिंग कंपनीज है, और इसका जो एआई चिप्स के
जो पूरी सप्लाई चेन के अंदर एक डोमिनेंट पोजीशन है एनवीडिया की। इसके अलावा जो टीएसएमसी है, जो कि फैब्रिकेशन करती है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि आपने बेचने नहीं है चाइना को एआई चिप्स, जो एडवांस वाले चिप्स हैं खासकर। फिर लिथोग्राफी मशीन्स हैं। लिथोग्राफी मशीन क्या होती है कि ये ना एक ईयूवी, एक्सट्रीम यूवी रेज यूज करके वो एआई चिप्स के फैब्रिकेशन में, मतलब उनको बनाने में काम आती है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे एडवांस ईयूवी मशीन्स हैं, जो एडवांस चिप्स बनाने में यूज होती हैं, वो सिर्फ एक ही कंपनी से आती हैं। एएसएमएल करके उसका कंपनी का नाम है, और वो बेसिकली डैनिश कंपनी है। और वो सभी वर्ल्ड की कंपनीज को, वो सैमसंग हो या वो टीएसएमसी हो या वो इंटेल हो, उनको लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, जिसके बिना कि ये एडवांस चिप्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। तो लिथोग्राफी मशीन्स भी किसको एक्सपोर्ट हो सकती है, किसको नहीं हो सकती है, इसके ऊपर भी यूएस ने कंट्रोल लगा रखे हैं, ताकि कि तो ये दिस इज नॉट अबाउट जस्ट ट्रेड कि भाई कौन पैसा, हमें पैसे में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इट इज अबाउट कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी, जिसका कि डिफेंस यूज है, जिसका कि एग्रेशन और ग्लोबल डोमिनेंस में यूज है। तो एक जो कंसर्न है वो टेक्नोलॉजी को लेकर है, एक जो कंसर्न है वो टेक्नोलॉजी को लेकर, कि ट्रेड वॉर को टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेड वॉर इज अबाउट एनर्जी। अब हम जानते हैं कि एआई एक एनर्जी गजलिंग टेक्नोलॉजी है। आगे ग्लोबल डोमिनेंस की रेस एआई की डोमिनेंस की रेस है, और एआई को ग्रो करने के लिए चाहिए बहुत सारी एनर्जी। और इस वजह से जहां पर अच्छे ग्रिड्स पहले से बने हुए हैं, जहां पे ट्रांसफॉर्मर, सब ट्रांसफॉर्मर के नेटवर्क हैं, जहां पे एक्सेस पावर एनर्जी है, या जहां से जनरेट कर सकते हैं, है ना, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो एक तो ये हुआ, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं है, वो ऑयल सेक्टर को लेके भी हम देखते हैं कि जैसे जो हार्ड क्रूड ऑयल है वेनेजुला का, उसको तो डायरेक्टली ही कंट्रोल करने का जो एक बहुत बड़ा प्रयास कर रही है यूएसए। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो जाती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर, पर डायरेक्ट इंटरवेंशन तो कर ही रही है। तो ऑयल, ग्लोबल ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करना, ग्लोबल न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करना। आप देखते हैं कि हमारे पास जो एनएसजी हुआ, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, या जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, या फिर बाकी के जो ग्रुप्स हैं इससे रिलेटेड, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, वो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फ्यूल की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन डेवलप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये एनर्जी का भी गेम है। तो ये सिर्फ कोई ट्रेडिंग का कोई बीच में आपस में छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया क्वेश्चन नहीं है, एनर्जी कंट्रोल करने का सवाल है ये। इसके अलावा इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड्स। आज की डेट में ट्रेड वॉर इज अबाउट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स भी एक टूल की तरह है, टूल की तरह यूज हो रहा है। क्या टूल है कि जैसे फर्ज कीजिए यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हमको तो जैसे अगर खाने के प्रोडक्ट्स में वो बात करता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी नॉर्म्स की। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी नॉर्म्स ऐसी चीज़ें, मतलब उसके स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एडिबल आइटम्स के ऊपर लगते हैं, मतलब जो कि कंज्यूमेबल आइटम्स हैं ह्यूमंस के द्वारा, और उसमें वो अपनी बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, बड़े ही टफ नॉर्म्स लगा देता है। और किस लिए? ताकि कि काफी केस में ऐसे कि आप उसको इंपोर्ट ही ना कर पाए, क्योंकि उसके नॉर्म्स ही बड़े टफ है। बोलेंगे हम आपके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप हमारे जो ना क्वालिटी के नॉर्म्स आप अचीव कर लीजिए, और क्योंकि आपके लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होगा, महंगा हो जाएगा, अगर आपको वो सब टेक्नोलॉजी यूज करनी हो क्वालिटी अचीव करने के लिए, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे सस्ते रेट के ऊपर। तो हम यूरोपियन के अंदर ही, ईयू के अंदर मेड वाला ही ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना, और इससे वो अपने प्रोडक्ट्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं। ये बोल के नहीं कि हम तो आपके वाले को आने नहीं देंगे या उस पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, ये बोल के कि आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करते।
तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ फूड को लेके नहीं, बड़ी सारी और चीज़ों को लेके, वो कार्बन इमिशंस को लेके हो या वो साइटो एंड फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स को लेके हो, किसी और चीज़ को लेके हो, वो स्टैंडर्ड्स के बारे में भी है कि किस तरह के स्टैंडर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। फिर इट इज ऑल्सो अबाउट क्रिटिकल इनपुट्स। आज की डेट में ट्रेड वॉर इज अबाउट क्रिटिकल इनपुट्स। क्रिटिकल इनपुट्स आप देखें कि एक बहुत बड़ी हमारे पास जो इंडस्ट्री है आज की डेट में वो ईवी इंडस्ट्री है। जैसे ईवी मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स या कार्स हो गई, ये नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्री की तरह देखी जा रही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को चेक करना है तो ईवीज का यूज़ अडॉप्ट करा जाए। जो हमारे पास कार इंडस्ट्री है, जो मोबिलिटी इंडस्ट्री है, वो सारी ईवीज की तरफ जा रही है। और ईवीज के अंदर बैटरीज बनाने में जो इसमें लगती हैं, उसमें बड़े सारे क्रिटिकल इनपुट्स, वो लिथियम हुआ या कैडमियम हुआ या बोरॉन हुआ या और जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स इसमें यूज हो रहे हैं इन बैटरीज को बनाने में, वो क्रिटिकल इनपुट्स कौन कंट्रोल करता है? हम देखते हैं ऑब्वियसली कि इसका ज्यादातर ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, इसकी अवेलेबिलिटी भी चाइना में है रॉ मटेरियल्स की, और उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी, जो भी आसान बात नहीं है उसको रिफाइनिंग करना, उसमें बड़ा लंबा टाइम लगता है, मतलब डेकेड्स की बात है ये रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना, ज्यादातर चाइना से आ रहा है। तो चाइना इसको वेपनाइज कर रहा है कि अगर आप हमको एआई चिप्स कंट्रोल करोगे, हमारे एआई चिप्स का एक्सेस कंट्रोल करोगे, जैसे यूएस अगर एआई चिप्स का एक्सेस कंट्रोल करेगा, तो चाइना बोल रहा है कि हम ये जो मिनरल्स हैं जो कि मैग्नेट्स के अंदर भी यूज होते हैं, और मैग्नेट सब कुछ में लग रहे हैं, वो आपके फ्रिज है, वो आपकी कार है, वो आपका मोबाइल फोन है, वो आपका कोई भी आज के डेट में टेलीविजन है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें कुछ तरह के मैग्नेट्स तो लगते ही हैं। तो वो मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये क्रिटिकल इनपुट्स बड़े जरूरी हैं। तो चाइना बोल रहा है कि अगर आप हमारे एआई चिप्स की एक्सेस पे लिमिट लगाओगे तो हम आपके ये क्रिटिकल इनपुट्स के एक्सेस पे लिमिट लगा देंगे। अगर आप हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो हम ये क्रिटिकल इनपुट्स कंट्रोल कर देंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं, ये ग्लोबल डोमिनेंस के बारे में है। ये जो ट्रेड वॉर, इन सभी चीजों के थ्रू, अब इसके जो 3 बिग इंजन्स हैं, पहला तो ट्रेड वॉर जिसमें कि टैरिफ्स, हम अब इसकी टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली इसमें क्या है, इस स्लाइड में अब हम बात करें कि किस किस तरह की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इस डिस्कशन में, ट्रेड वॉर की डिस्कशन में। तो टैरिफ का मतलब होता है बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी। सिंपली जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, जैसे अगर इंडिया ऑयल खरीदता है, बाहर के देश से हमने ऑयल खरीदा, जैसे हमने भाई ईरान से ऑयल खरीदा, या हमने सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदा, या रशिया से ऑयल खरीदा, या कुवैत से खरीदा, जहाँ से भी खरीदा हमने ऑयल, तो उसके ऊपर अगर हमने जैसे 5% अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि भाई इंपोर्ट करने के ऊपर आपको 5% ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो अगर वो 100 रुपये का प्रोडक्ट था तो उसके बाद वो 105 रुपये का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 5% उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। या फिर हम कोई चीज़ बाहर बेच रहे हैं, बेशक हो सकता है वो सर्विस है, इंडिया कोई आईटी सर्विस बाहर बेचता है अपनी, और हमने उसके ऊपर जैसे कहा कि भाई 5% ड्यूटी है, या भाई 10% ड्यूटी है, या 12% ड्यूटी है, तो कि भाई इंडिया में वो प्रोडक्ट, बेशक वो गुड है या सर्विस है, या सपोज आम बेच रहे हैं भाई, या हम कोई भाई दूध का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई प्रोसेस्ड फूड आइटम का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने भाई अचार बेचे बाहर, है ना, और ये जो अचार है ये इंडिया में 100 रुपये का है और एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर 5 की है, तो वो 105 रुपये की मिलेगी वो बाहर वाली कंट्री को, ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी इसके ऊपर, तो इनको टैरिफ्स बोलते हैं। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडी है कि अगर कोई गुड को मैन्युफैक्चर करने में, सर्विस को भी अगर मैन्युफैक्चर करने में आपकी कोई कॉस्ट आती है, जैसे 100 रुपये की कॉस्ट आई आपकी किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, लेकिन उसमें पार्ट कॉस्ट, जैसे 10 रुपीज का कॉस्ट गवर्नमेंट ने बेयर किया, गवर्नमेंट ने दे दिया किसी तरीके से आपको सपोर्ट, तो आपको तो एक्चुअली उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 90 रुपए की ही पड़ी, तो इसको बोलते हैं सब्सिडी। तो जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है कि भाई मैन्युफैक्चर करने में आपको एक इनपुट कॉस्ट फर्टिलाइजर की भी है ना, आपको कोई
चीज़ प्रोड्यूस करने में, जैसे आप कोई भी अनाज उगा रहे हैं और फर्टिलाइजर लगेगा और फर्टिलाइजर की कॉस्ट लेट जैसे टोटल आपकी 10 रुपए की आनी है और वो 10 रुपए लेट जैसे हमने फर्टिलाइजर आपको फ्री में मुहैया करवा दिया, प्रोवाइड करवा दिया, तो अब आपकी कॉस्ट 90 रुपए की आई, तो ये क्या हुआ, ये सब्सिडी हो गई। तो इसका रिलेशनशिप क्या है ट्रेड से, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 90 रुपए की पड़ी और लाइक जैसे हम ईयू को ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको वो प्रोडक्ट 120 रुपए का पड़ता है, लाइक जैसे पर केजी की बात करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पर 90 का पड़ रहा है और यूरोपियन यूनियन मैन्युफैक्चर करने का 120 का पड़ रहा है। तो जो ट्रेडर होंगे यूरोपियन यूनियन में वो सोचेंगे कि यहां से क्यों नहीं खरीद ले हम, है ना। तो यूरोपियन यूनियन में जो फार्मर्स होंगे जिन्होंने बनाया होगा ये प्रोडक्ट, वो बोलेंगे कि भाई हमें तो नुकसान हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं क्योंकि बाहर का सस्ता प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। यूरोपियन यूनियन की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बोलेंगी कि क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं हाइपोथेटिकल, कि अगर कोई भी और कंट्री उसको सब्सिडी दे रही है तो ये कंट्री ऑब्जेक्ट करेगी उस पर, वो बोलेगी कि भाई क्योंकि आपने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी इसलिए सस्ता हो गया ये, तो आप सब्सिडी मत दो, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकते। इस तरह की कंसिडरेशन सब्सिडी में आती है। फिर बात होती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज की। एंटी डंपिंग ड्यूटीज का मतलब है कि अगर जैसे फर्ज कीजिए चाइना से कोई प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते इंडिया में आ जाते हैं, या फर्ज करो वियतनाम से कोई बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में आ जाते हैं, जैसे वियतनाम भी राइस मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया भी राइस मैन्युफैक्चर करता है, और यहां से बहुत सस्ता राइस इंडिया में आ जाता है। लेट जैसे उन्होंने इंडिया में राइस कोई लेट जैसे एक क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ राइस वो मिल रहा है 50 रुपए किलो का और यहां से आ जाता है 20 रुपए किलो का, तो इंडियन फार्मर्स का तो बिकेगा नहीं। और हो सकता है कि वियतनाम वाला राइस इसलिए सस्ता है क्योंकि वियतनाम के गवर्नमेंट ने हैवी सब्सिडी दी हुई है उस राइस को और ये हमारी मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, ये इतना सस्ता राइस। तो अब इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई साहब आपने तो हमारी मार्केट को डिसरप्ट किया है, हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही, वो बेशक राइस की हो या किसी और तरह की इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, ये एक तरह का टैक्स है। हम बोलेंगे हम आप पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, हम राइस के इंपोर्ट पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, सीवीडी लगा देंगे। लेट जैसे ये बोलते हैं कि हम 50% या 100% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे आप पे। 100% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया तो मतलब कि 20 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा था, अब 100% ड्यूटी लगा दिया, वो 40 रुपए का हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जब आपका वो वियतनाम का जो चावल है इंडिया में बिकेगा तो वो 40 रुपए का होगा, तो इतना बड़ा डिफरेंस ऑफ मार्जिन नहीं रहा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब एक कंट्री लगाती है, अगर उसको लगे कि दूसरी कंट्री ने आर्टिफिशियली प्राइसेस लो किए हैं जैसे कि सब्सिडी देके, और दूसरा कि वो हमारी कंट्री की इंडस्ट्री को या मार्केट को खराब कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है सिग्निफिकेंट स्केल पे, तब एक कंट्री उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी के फॉर्म में। आइडियली ऐसा होता है, लेकिन बड़ी सारी कंट्रीज ऐसा ना करके जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से भी लगाती रहती हैं कि भाई हमारी तो कोई और ही कंसर्न है, जैसे हमने बात की पहले, कोई एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने के लिए, अपने कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, या कोई भी और भी लगा देती हैं। ऐसे केस में अगर दूसरी कंट्री को डिस्प्यूट है तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाके काफी बार केस फाइल कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होता जाता नहीं है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक टूथलेस टाइप की बॉडी है। ये यहाँ से रिजल्ट आ भी जाए तो फिर भी मतलब कुछ होता नहीं, क्योंकि कंट्रीज की डिस्क्रिशन पे है कि बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ज्यादा कुछ होता नहीं उससे। तो ये भी एज वेपन यूज किया जाता है। फिर रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं कि भाई आपने हमारे प्रोडक्ट पे इतनी ड्यूटी लगाई तो फिर ठीक है हम भी आपके प्रोडक्ट पे इतनी ड्यूटी लगा देते हैं। फिर एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है सैंक्शंस की। तो सैंक्शंस क्या है कि हमने जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया, जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई इस तरह की चीज है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी इस कंट्री को। जैसे हमने बात की कि चाइना ने बोल दिया कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो इस कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, या यूएस ने बोल दिया कि एआई चिप्स इस कंट्री को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर कई बार ब्लैंकेट भी लगा दिया, सिर्फ एक या दो आइटम या तीन आइटम पे नहीं, आपने एम्बार्गो ही लगा दिया। एम्बार्गो मतलब कि टोटली कि भाई इस कंट्री के साथ कोई ही ट्रेड नहीं होगा, कोई ही एक्सपोर्ट नहीं होगा या कोई ही इंपोर्ट नहीं होगा, तो उसको एम्बार्गो बोल देते हैं।
तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी ट्रेड वॉर में यूज की जाती है। फिर सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन इज द प्लम्बिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि सप्लाई चेन से कहने का मतलब है कि आप कहीं से रॉ मटेरियल ला रहे हैं। जैसे अगर एआई चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो रॉ मटेरियल उसका रेयर अर्थ मेटल है काफ़ी सारे, फिर उसका जो सिलिकॉन वगैरह, और आप देखिए कि लिथियम या कोबाल्ट या ये सब काफ़ी जो है ये ज़्यादातर जंगलों में से पाए जाते हैं। जंगलों को काट के, जैसे इंडोनेशिया में बड़े सारे आइलैंड्स को काट कर, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को काट कर ये निकाले जा रहे हैं। और फिर किसने खरीदे? ऑलरेडी खरीद रखे हैं। जैसे आप लगाएं, टेस्ला ने खरीद रखे हैं। टेस्ला ने आइलैंड के आइलैंड खरीद रखे हैं कि आने वाले 5 साल में हम ये आइलैंड, इसका सारा जंगल काट के इसमें से लिथियम कोबाल्ट जो भी निकालना है हमने आगे वो निकाल के फिर हम अपनी बैटरीज में उसको बनाएंगे। अब बनाएंगे कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडोनेशिया से रॉ मटेरियल हमने वो काट के फिर वो लेके गए, जैसे उसकी रिफाइनिंग हुई चाइना के अंदर, फिर वहाँ पे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हुई, लेकिन बड़ी सारी जगह से वो प्रोडक्ट्स आएंगे। असेंबली लाइन जैसे चाइना में है या वियतनाम में है या जैसे मेक्सिको में है, और फिर बड़ी सारी जगह से वो प्रोडक्ट्स बनकर आए, कंपोनेंट्स बन के आए, एक जगह असेंबल हुए, जैसे वो चाइना के अंदर असेंबल हुआ। फिर वहाँ से शिपिंग रूट वो कोई रेड सी से होते हुए, स्विस कैनाल से होते हुए, वो हो सकता है किसी यूरोपियन कंट्री में जाके बिका, है ना, तो शिपिंग होकर रिटेल हुआ। तो इस तरह हर एक डिफरेंट प्रोडक्ट की सप्लाई चेन अलग अलग तरीके से चलती है। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं वो इस बात को लेके हैं कि क्या सिक्योरिटी अलायंसेस हैं, कौन किसके साथ ट्रेड कर रहा है, और उसके ऊपर मतलब कौन से ट्रेड ब्लॉक के अंदर वो है, और उस ट्रेड ब्लॉक में क्या रूल्स लगते हैं। कोई प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर है, कहीं पे आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कहीं पर आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किसी और तरह का है। तो क्या ट्रेड टर्म्स हैं आपके पास उस कंट्री या उस ब्लॉक के साथ, और उसमें क्या स्पेसिफिक रूल्स का एप्लीकेशन होगा, ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के साथ भी डिसाइड हो रहा है। ट्रेडिंग अलग ही तरह से हो रही है कि भाई साहब फ्रांस ने हमको कहा कि भाई हम एज पार्ट ऑफ G4 आपके न्यूक्लियर जो एजेंडा को, इंडिया को बोला कि भाई सपोर्ट कर देंगे हम आपको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के अंदर भी आपको हम सपोर्ट कर देंगे, बदले में भाई आप हमारे राफेल जो है वो खरीदो, और हम उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ये रूल लगा देंगे, हम उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो क्या है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, इसके अंदर बाकी के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी साथ में नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स के अंदर भी अकाउंट फॉर होता है। अब आज की डेट में हम बात करें कि टूल किट क्या है ये मॉडर्न ट्रेड वॉर्स का, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। टूल किट में क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको मतलब एज अ कंट्री आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैन्युपुलेट द ट्रेड इन योर फेवर। जैसे कि अब हम ग्लोबल ऑर्डर से अवे मूव करते जा रहे हैं, यूएस कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, और ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है जो कि पहले मतलब काफी प्रोमिनेंस में था, वो अब उससे रिड्यूस होता जा रहा है। और इसका एक मेजर इशू ये हुआ कि देखिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके बहुत ऑपोजिशन है कि इमिग्रेशन हो रही है, और इमिग्रेशन के मुद्दे के चलते एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ईयू मूव करने लगा, यूरोपियन कंट्रीज मूव करने लगी। फिर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि यूएस की इंडस्ट्री हर्ट हुई, तो वो भी एंटी ग्लोबलाइजेशन और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा की तरफ मूव करने लगा। तो आज की डेट में सब कंट्री अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अपने रूल लेकर आ रहे हैं। तो क्या उनके टूल किट है, किस तरह से करते हैं वो? तो टैरिफ्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब्सिडीज का इस्तेमाल करते हैं, और वो नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? ये टैरिफ्स के अलावा एक तो आउटराइट ही है कि भाई ये इंपोर्ट ड्यूटी हुई, एक्सपोर्ट ड्यूटी हुई, बट इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मतलब जैसे कि आपका शिप आया और शिप आके वो हार्बर के ऊपर, पोर्ट के ऊपर आके वो डॉक करता है, वो खड़ा होता है, और उसको उसके शिपमेंट को प्रोसेस होके आने के लिए हम डिले बहुत कर देते हैं, है ना। काफी जगह काफी सारा डिले के ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर ही बहुत है, चेक ही बहुत है जी। 3 दिन लग गए उसको लेजे से सिर्फ अपना वो कागज का काम करने में,
और एक दिन भी जब वो डॉक करता है तो उसकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, उसकी जो डॉकिंग कॉस्ट है, जो हार्बर पे डॉक कर बिजी हार्बर्स पे डॉक करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत हाई, 3 दिन के अंदर तो उसको पैसे बड़े देने पड़ जाएंगे। और पैसे वो सारे जो एक्स्ट्रा ले, जैसे एक एक्स कॉस्ट उसको आई और वाई प्रोडक्ट्स की कॉस्ट थी, तो अब ये वाई प्लस एक्स होगा ना, जो कंज्यूमर को पास ऑन होगा टोटल कॉस्ट के अंदर। कोई तो पे करेगा इसको, कंज्यूमर ही पे करेगा इसी कॉस्ट को। तो अगर फर्ज करो 100 रुपए का प्रोडक्ट था और अब ये प्रोसीजर में ही ज्यादा टाइम लग गया, उसके इंश्योरेंस के पैसे, डॉकिंग के पैसे लग गए, और फर्ज करो ब्यूरोक्रेसी जल्दी से पास नहीं करती, यहां पे कोई करप्शन कॉस्ट भी आ गई, और फर्ज करो 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली 30 रुपए का प्रोडक्ट और ऐड हो गया, तो 130 रुपए का प्रोडक्ट बन गया वो, क्योंकि इस सब चीज के अंदर पैसे लगे, देगा तो कंज्यूमर ही आखिरी में। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन इस मेजर को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई साहब आपने तो हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं फुलफिल किए, बेशक वो लेबर लॉ के स्टैंडर्ड्स हों या वो प्रोडक्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हों, और क्योंकि आपने फिल नहीं किया तो आप इसको फिल करो। तो अब वो लेबर लॉज के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए या टेक्नोलॉजी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री को पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो महंगा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, वो 100 रुपए का प्रोडक्ट पहले बन रहा था, अब वो 40 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स्ट्रा 140 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। तो क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड्स की बात करके बेसिकली प्रोडक्ट को महंगा कर रहे हैं और डिफिकल्ट बना रहे हैं कि कोई इसको खरीदेगा, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। तो इस तरह से नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जा सकते हैं, टैरिफ्स के नाम पर, स्टैंडर्ड्स के नाम पर, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के नाम पर, या फिर किसी और तरह से प्रोसीजर ज़्यादा डिफिकल्ट बना के कि अगर इन्वेस्टमेंट इस कंट्री से आएगी या रूल आएंगे तो आपके लिए जो प्रोसीजर अप्लाई होता है वो प्रोसीजर गवर्नमेंट के इस ऑटोमेटिक प्रोसीजर नहीं है। पैसे को अंदर आने जाने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए, लाइसेंस लेने का प्रोसीजर ही काफी डिफिकल्ट है, उसी में भाई बड़ा टाइम लग जाता है। तो एक तरह से कॉस्ट बढ़ा दी उन्होंने और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी, तो इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल की हमने बात की, सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस। सैंक्शन लगा सकते हैं कि भाई आप अगर कोई भी कंट्री, मतलब या जैसे हमने किसी इंडिविजुअल पे सैंक्शन लगा दिया कि इन इंडिविजुअल्स के जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया कि इनके जो इंपॉर्टेंट ओलिगार्क्स हैं, ओलिगार्क्स जो माने कुछ इनकी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, ऑयल की हो या किसी और की हो, उन इंडिविजुअल्स के एसेट्स को फ्रीज कर दिया कि भाई साहब हम तो, ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल मतलब सॉफ्टवेयर तरह का लगा लें, जो जो सारा बैंकिंग सिस्टम है इंटरनेशनली, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो ये स्विफ्ट फ्रेमवर्क को, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को यूज करता है। इसके बिना इंटरनेशनल बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। ये यूएस यूरोपियन डोमिनेटेड है। वो क्या करते हैं, स्विफ्ट का एक्सेस डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई आप अपने एसेट्स को, यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई आपने एसेट्स खरीद रखे हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टीज हैं यूके के अंदर, या आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको लिक्विडेट करके आपको पैसा चाहिए, रशिया लेके जाना है, कैसे लेके जाओगे, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही लेके जाओगे, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू लेके जाओगे, हम इसका एक्सेस ही डिनाई कर देते हैं। तो वो अपने पास जो सिस्टम्स हैं, वो बेशक इंश्योरेंस के हो, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स के हो, उस पर सैंक्शन लगा देते हैं, या सेकेंडरी सैंक्शन लगा देते हैं। जैसे इंडिया के ऊपर लगा दिया कि रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करे, उस पर तो सैंक्शन है ही है, लेकिन इंडिया के ऊपर भी लगा दिया कि इंडिया जो है, क्योंकि रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है ना, और रशिया के ऊपर सैंक्शन है, वो आगे इंडिया के ऊपर भी लगा दिया, और कंट्री जो उसके प्रोडक्ट यूज करे उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया, माने सेकेंडरी सैंक्शन। फिर इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग। इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग मतलब जैसे इंडिया ने जो गालवान वैली के अंदर जो क्लैश हुआ था, है ना, उसके बाद हमने चाइना के साथ हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग लगा दी थी इंडिया ने कि भाई बॉर्डर इशू हमारा टाइड है ट्रेड के साथ, तो और इन्वेस्टमेंट के साथ, कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो पहले गवर्नमेंट के अप्रूवल रूट से होके जाएगी, जो कि ज्यादातर मतलब अप्रूव हो ही नहीं रही थी कुछ टाइम के लिए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग। ऐसे काफी सारी कंट्रीज लगाती हैं। फिर स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस की हमने बात की, खासकर यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में। कार्बन टैरिफ्स और ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म की भी हमने बात की यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में, जैसे ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की हमने बात की यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में। तो ये सब है
टूल्स जो आज की डेट में ट्रेड वॉर्स में यूज हो रहे हैं। अब जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, इस सब ये सब कुछ जो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, एक तरह जो ट्रेड हैवॉक है और जो प्रोटेक्शनिज्म, सभी कंट्रीज अपने आप को क्लोज बॉर्डर करके फिर अपने अपने ट्रेड ब्लॉक्स के अंदर अपने अपने रूल्स लगाकर, या जो यूक्रेन वॉर की वजह से डिसरप्शन है, या जो वेस्ट एशिया के अंदर वॉर्स हो रही हैं उसकी वजह से डिसरप्शन है, ईरान के साथ जो टेंशन है उसकी वजह से जो डिसरप्शन है, या जो रेड सी के आसपास जो सोमालिया के थ्रू के आसपास जो पायरेसी क्रिएट हो रही है और उससे जो स्विस कैनाल में जो टेंशन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से जो डिसरप्शन है। तो इस तरह की चीज़ों से जो डिसरप्शन है, इसको डील करने के लिए कंपनीज क्या कर रही है, सप्लाई चेन इसके साथ किस तरह से एडजस्ट कर रही है। तो व्हाट इज हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स? तो कंपनीज आर मूविंग फ्रॉम जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस। कहने का मतलब, जैसे फार्मा कंपनीज अब यूएसए के अंदर फार्माकोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, जो प्रीकर्सर्स हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, जो उसके अंदर चीजें इनपुट्स लगती हैं, वो बड़ी सारी चाइना से आती हैं। अब यूएस और चाइना ट्रेड वॉर होने लगी, तो जो यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने पहले प्रिज्यूम किया कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएगा ये तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर होने वाली है, पहले ही बोल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बड़े सारे जो अपने ये फार्माकोलॉजिकल प्रीकर्सर्स हैं उनको बल्क में इंपोर्ट कर लिया। माने कि पहले क्वार्टर्स के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर्स में उन्होंने बहुत ज्यादा इंपोर्ट, जितना उनको चाहिए था उससे बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया, मतलब डबल ट्रिपल स्टॉक कर लिया, कि जस्ट इन केस सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता है, हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, एम्बार्गो लग जाता है, तो पहले ही बना रहते हैं स्टॉक। तो अब आप देखें जो लास्ट क्वार्टर है जो अभी चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, उसके अंदर अगर आप इंपोर्ट फिगर्स देखें कि यूएस ने चाइना से कितने ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स इंपोर्ट किए, तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पहले ही इंपोर्ट करके रख लिए थे। तो अब कंपनीज क्या कर रही है कि यार पता नहीं क्या होगा, तो पहले ही स्टॉक कर लो। सिर्फ फार्मा कंपनीज नहीं कर रही है, ऐसी बड़ी सारी कंपनीज। तो वो पहले वो करती थी कि जब जरूरत होगी तब लेंगे, जस्ट इन टाइम। अब वो कर रहे हैं कि पहले ही स्टॉक कर लो भाई साहब, अनडिपेंडेबल है। तो वो मूव कर रही है जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस में। फिर हम देखते हैं एक और क्या है कि चाइना और यूएस की जो राइवलरी है, ये डिफाइन कर रही है कंपनीज के लिए सप्लाई चेन्स को। तो अब बड़ी सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग पे जा रही हैं। कहने का मतलब कि ओके, चाइना के अंदर एक सप्लाई चेन है, वो चाइना अलाइंड कंट्रीज के साथ, चाइना जिनके साथ ट्रेडिंग करता है और उसके बेटर रिलेशनशिप है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे, बनाएंगे यहां पे, और फिर उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना हो जिनके साथ चाइना के अच्छे रिलेशनशिप है, तो यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे। पर अगर यूएस और यूएस अलाइंड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना हो, तो एक और कंट्री के साथ, लेट जैसे वो वियतनाम हो, लेट जैसे वो बांग्लादेश है, अगर लेट जैसे टेक्सटाइल्स की बात होती है, या वो इंडिया है, अगर लेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात हो रही है खासकर, या फिर वो फिलीपींस है, या अलग अलग कंट्रीज का, तो एक और कंट्री के अंदर वो भी अपनी सप्लाई चेन डेवलप कर रहे हैं, ताकि कि अगर चाइना के साथ जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप है यूएस का, उसको मैनेज करने के लिए, कि एक और कंट्री में भी अपनी सप्लाई चेन डेवलप करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कंपनीज इस तरीके से इसको डील करने के लिए। फिर फ्रेंड शोरिंग, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग अमाउंट ऑफ टैक्स है, अलग अलग अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है। तो जिस कंट्री के साथ, लेट जैसे अगर यूएस के प्रेफरेंशियल रिलेशनशिप है, लेट जैसे मेक्सिको के अंदर लेबर भी चीप है, मैन्युफैक्चरिंग चीप हो जाती है, और फ्रेंड भी है, या कनाडा फ्रेंडली कंट्री है यूएस के लिए, तो फ्रेंड शोरिंग, तो कनाडा से ले लो भाई साहब, मेक्सिको से ले लो, इस तरह से। और नियर शोरिंग जो उसके पास भी पड़ती है, ये फ्रेंड शोरिंग भी है, नियर शोरिंग भी। नियर शोरिंग माने आसपास की कंट्री से ले लो, क्योंकि जितनी दूर से सप्लाई आ रही है, फर्ज करो यूएस में प्रोडक्ट लेना है, लेकिन वो अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना से आ रहा है, या वियतनाम से आ रहा है, या फिलीपींस से आ रहा है, तो उसको रेड सी से होके आना पड़ेगा, या स्विस कैनाल से होके आना पड़ेगा, या और बड़ी सारी जगह से। और सप्लाई चेन उतनी वनरेबल है, लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में किसी और कंट्री में डिसरप्शन हो गई है ना, वहां के जियोपॉलिटिक्स की वजह से वो सप्लाई चेन जो रूट, शिपिंग रूट डिसरप्ट हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं कि भाई आसपास से ही ले लो। इस तरह के
ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं ड्यूअल सप्लाई चेन की, जैसे हमने बात की कि डाइवर्सिफिकेशन में कि भाई चाइना प्लस वन, एक तो चलो ठीक है चाइना बेस्ड है क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और एक और कंट्री के अंदर या कहीं और जितनी डाइवर्स जगह से हो सकता है, 2 या 3 कंट्री में भी हो सकता है, वहां से आप कर लो, तो ड्यूअल सप्लाई चेन। तो दिस इज हाउ कंपनीज आर रिस्पॉन्डिंग। अब चैलेंजेस क्या कंटिन्यू टू एग्जिस्ट करते हैं, चोक पॉइंट्स के ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट तरह के शिपिंग रूट्स के अंदर तो ऑलरेडी कंसर्न्स हैं ही। शिपिंग रूट्स के अंदर कंसर्न्स जैसे हमने बात की कि हाँ, तो रेड सी हुआ, मतलब उसमें स्विस कैनाल हुआ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हुआ या जो पनामा कैनाल हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी चोक पॉइंट्स हैं कि इधर अगर वॉर हुई, या फिर चोक पॉइंट्स अलग तरह के कि कुछ ही कंट्रीज हैं, कुछ ही कंपनीज हैं वो ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल कर रही हैं, जैसे हमने जैसे रॉ रेयर अर्थ मेटल्स की बात की, तो वो चोक पॉइंट बन जाता है कि भाई एक ही कंट्री चाइना सप्लाई कर रही है, या फिर एआई एडवांस चिप्स, वही एएसएमएल हुई, एएसएमएल, इनविडिया, टीएसएमसी, ये ज्यादातर ग्लोब की सप्लाई को कंट्रोल कर रही हैं, वो चिप्स की, एडवांस चिप्स के, एआई चिप्स के स्पेशली, तो वो प्रॉब्लम है। फिर तो ये चोक पॉइंट्स अगर ये रुक जाते हैं तो बड़ा कुछ आगे का रुक जाता है। फिर रिसोर्सेज को लीवरेज करने के लिए, मतलब हमने बात की जैसे ये सारी रिसोर्स में अगर एम्बार्गो लगा दिए जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी। कन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर्स, अगर आज की डेट में वेनेजुला वाला जो कन्फ्लिक्ट है, वो वेनेजुला में अगर वही ये जैसे इराक जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जब यूएसए ने 2003 में इराक इन्वेड किया था यूके के साथ और नाटो एलाइज के साथ, और फिर बाद में देखिए इराक में क्या हुआ, और फिर वो कन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर होके सीरिया में भी चला गया, वहां से लिबिया में भी चला गया, है ना, वो रुका नहीं वहां पे। अगर ये वेनेजुला वाला कन्फ्लिक्ट आगे यही सेम प्रॉब्लम्स क्यूबा में और फिर कोलंबिया में भी स्पिल ओवर हो जाती हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह की नहीं रहेगी, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली यूक्रेन वॉर अगर स्पिल ओवर होके ये आगे बढ़ जाती है, या जो ईरान के साथ टेंशन चल रही है अभी, वो स्पिल ओवर होके पूरे एरिया में चली जाती है, वो लेबनान की प्रॉब्लम, इजिप्ट की प्रॉब्लम, वो येमेन की प्रॉब्लम लार्ज स्केल पे बन जाती है, अभी से ज़्यादा बड़े स्केल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बहुत बड़ा इफेक्ट और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। फिर करेंसी और पेमेंट रेल्स का क्वेश्चन है। हम देखें यूएस जो है वो क्या करता है कि क्योंकि उसकी करेंसी यूएस डॉलर्स रिजर्व करेंसी है जो कि ज्यादातर कंट्रीज यूज करती हैं, जब उसको प्रॉब्लम होती है वो सिंपली क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पर पैसे और छाप देता है, उनका जो सेंट्रल बैंक है बस और पैसे छाप देता है और अपने आप को ही लोन दे देता है। मतलब यूएस गवर्नमेंट का जो लोन है, गवर्नमेंट को चाहिए लोन और वो इशू करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और वो बॉन्ड्स उनकी ट्रेजरी ही खरीद लेती है, अपनी ही कंट्री की ट्रेजरी खरीद लेती है, मतलब आपस में ही अपने आप को ही लोन दिए जा रहे हैं, पैसे और छापे जा रहे हैं, अपने आप को ही लोन दिए जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके डॉलर्स की डिमांड ग्लोब में है। लेकिन अब जैसे ब्रिक्स हुआ, वो बात कर रहा है कि हम अपनी करेंसी डेवलप कर लेंगे, है ना, आपस में ट्रेड करेंगे। चाइना बड़े सारे अपने ट्रेड को अपनी कंट्री अपनी करेंसी युआन या रेमनडीबी में सेटल करता है, और इंडिया भी ऐसी कोशिश करता है कि हमारा जो ट्रेड हो वो ईरान के साथ या और कंट्रीज के साथ, जहां तक हो सकता है नेपाल के साथ, जिन भी कंट्रीज के साथ, वो हम रुपीज में ही सेटल करें। अलग अलग कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि हमारे ही अपनी ही करेंसी के अंदर वो सेटलमेंट हो ट्रेड का, उससे उनको यूएस डॉलर्स की कम जरूरत पड़ेगी, और यूएस डॉलर्स को कंट्रोल करके जो बेनिफिट करता है उससे, और हमारी इकोनॉमीज को भी कंट्रोल करता है, एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है, वो कम हो जाएगा। तो ये करेंसीज के कंट्रोल के ऊपर भी लड़ाई चल रही है कि कौन किसके अंदर करेंसी में ट्रेड करता है। यूएस चाहता है कि भाई डॉलर को छोड़ के और किसी करेंसी में ट्रेड ना हो, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है कि हो, क्योंकि उससे यूएस का कंट्रोल वीक होगा और उनको इंडिया जैसी कंट्रीज को और इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो आज की डेट में ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे किसको फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है उन कंट्रीज को जो कि चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर पा रही है आसान से, जो अपनी लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को, ये सप्लाई चेन जो
डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आराम से ले जा पा रही हैं। और जो नहीं ले जा पा रही, जिनका सप्लाई चेन, जिनका लॉजिस्टिक्स इतना इनफ्लेक्सिबल है कि भाई वो एकदम से शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो एकदम से तो आप देखिए कि जैसे इंडिया के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग हुआ सूरत के अंदर, या फिर हमारा टेक्सटाइल हुआ, उसको तो भारी नुकसान हो रहा है टैरिफ से, क्योंकि हम इनको एक्सपोर्ट करे थे यूएस ने, और यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए, तो उनको तो भारी नुकसान हो रहा है। तो अभी नई मार्केट्स ढूंढने में टाइम लगेगा, एकदम से होता नहीं है। ईयू को भी एक्सपोर्ट करने के अंदर अभी हमारे पास बैरियर्स हैं, वही ये कार्बन के नाम पे, क्वालिटी के नाम पे बैरियर्स लगाए जा रहे हैं बड़ी सारी चीज़ों में। तो बड़ी सारी कंट्रीज जो अपनी सप्लाई चेन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कर पा रही, जो ज़्यादा ये ब्लॉक्स का पार्ट नहीं है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स का पार्ट नहीं है, या जियो पोलिटिकल अलायंसेस को स्ट्रांग नहीं कर पा रही, उनको नुकसान हो रहा है। इंडिया को भी काफ़ी तरीके से नुकसान हुआ है, राइट। और जो कर पा रही हैं वो फायदा है, हमको इंडिया को फायदा भी है। लेकिन जैसे कि जो कि चाइना से डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में भी आ रही हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर जो एआई चिप्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो ईवी रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज हैं, अभी रिसेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में ज़्यादा आई हैं, है ना। तो वो भी हमारे पास वो फायदा भी हुआ है हमको। अब आगे चलते हुए अपॉर्चुनिटी क्या है, चैलेंज क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो इसकी बात करते हैं। अब अगर इंडिया पर्टिकुलरली, हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर इंडिया पर्टिकुलरली हम जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को वैल्यू चेन के अंदर एक हायर अप, मतलब हम लो ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग की जगह हायर अप इन द वैल्यू चेन अपने आप को पोजीशन कर पाते हैं इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कंपनीज, हम अपने आप को यहाँ पिच करें। एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एरिया है इंडिया के लिए जहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अपने आप को चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट कर पाना, पर ऐसा करने के लिए हमको मेजर चैलेंजेस हैं, जैसे कि स्टेट टू स्टेट हमारे पास लेबर लॉज वेरी करती हैं, तो लेबर लॉज काफ़ी हर्डल प्रोवाइड करती हैं, या फिर लैंड एक्विजिशन हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, जो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कंपनीज को काफ़ी मैटर करता है जब उनको आके इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, ये मेजर इशू होता है कि हम ईज ऑफ ऑपरेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि केसेस में मामला फंस जाएगा। लेबर लॉज का, लैंड एक्विजिशन का, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का, ये सारे इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर इजी लेवल पे फाइनेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हम इन तरह की चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं तो हम ये चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा ले पाएंगे। आगे जाते हुए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, क्या ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए हमको या नहीं लगाने चाहिए एज ए कंट्री। देखो, कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे एग्रीकल्चर हुआ हमारा, या पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग हुआ, इसके अंदर अगर हम एकदम से अलाउ कर देते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट्स को इंडिया में आना, तो हमारे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे छोटे लेवल के फार्मर्स हैं, वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, और ग्लोबल कंपटीशन उनके प्राइस को हेवली अंडरकट कर सकती है। और ये तदमा ऐसा है जिसके पास पहले ही पैसे कम हैं, छोटे मार्जिन पे काम करते हैं, ये मतलब जो इनका जो वर्ग है, इनका जो क्लास ब्रैकेट है, ये लो टू मतलब लोअर मिडिल क्लास के बीच में आते हैं। ये इंटरनेशनल कंपटीशन को एकदम से झेल नहीं सकते हैं, और अगर हम एंट्री कर देंगे फॉरेन बैरियर्स की, मतलब फॉरेन गुड्स की, तो इनको काफ़ी भारी लेवल पे नुकसान हो सकता है। हमको इनको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो कई एरियाज़ में तो ट्रेड बैरियर हमें कंटिन्यू करने ही अभी पड़ेंगे, एटलीस्ट जब तक हमारी इंडस्ट्रीज उसको अडॉप्ट नहीं करती, है ना, कि भाई लार्ज स्केल फार्मिंग हम compete कर पाए इंटरनेशनल गुड्स के साथ, उनकी प्राइसिंग के साथ, जो कि सभी के साथ compete कर पाना भी पॉसिबल नहीं। तो हमें प्रोटेक्ट भी करना है जो आजीविका को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्पेशली इस तगमे के लिए, इस क्लास सेगमेंट के लिए। फिर ये भी है कि अगर हम बिल्कुल ही सभी जगह ये ट्रेड बैरियर्स लगा के रखते हैं, तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, उसमें इन्फ्लेशन हाई होगा, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी में जॉब्स नहीं इतनी ज़्यादा क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उतनी इफेक्टिवली नहीं होगा। वो सब भी हमको चाहिए एक आगे कंट्री की ग्रोथ के लिए, ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए, और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक इफेक्टिव, उसके अंदर एक पार्टनर
और एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर होने के लिए। तो हमको ये बैलेंस करनी है, देखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में, कौन से सेक्टर्स में क्या पॉलिसी सूट करती है और किन फेजेस के अंदर हमको ये प्रोटेक्शन फेज आउट करनी चाहिए या फेज इन करनी चाहिए और उसको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ये सब हमको करना है। माने कि एक सिंपल वे आउट नहीं है, इंडस्ट्रियल सेक्टोरल वाइज आंसर डिफरेंट है और हम गवर्नमेंट कितना उसमें इंटरवीन कर सकती है, कहाँ पे हेल्प कर सकती है, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें देखना है कि कहाँ पे प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कहाँ पे लीड करने की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हम इजीली कैचअप कर सकते हैं, बट कहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो हमें प्रोटेक्ट करना है आजीविका को। ये सेक्टोरल एनालिसिस करके हम अपनी पॉलिसी को डिसाइड करें। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है हमारा, इसको एक फटाफट से ब्रश अप कर लेते हैं। हमने बात की कि ट्रेड वॉर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिक्स, हमने बात की कि क्यों ये आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, फिर हमने बात की कि ट्रेड वॉर क्या होती है, व्हाट इज इट अबाउट, फिर हमने बात की कि इसमें क्या क्या डिफरेंट इंजन्स हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं, फिर टूल किट क्या क्या है, इसको किस तरह से ट्रेड वॉर चल रही है, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं, कंपनीज कैसे अडेप्ट कर रही हैं इस ट्रेड वॉर के साथ, और फिर भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन इसमें विनर है, कौन इसमें लूजर है, आगे चलते हुए क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए हैं, क्या उसमें चैलेंज है और हमें अपनी पॉलिसी बैलेंस कैसे करनी चाहिए वे हेड के साथ। तो आज की क्लास में हम यही बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ उसको लिखिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।